हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मेंस के लिए ये उसके सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम लोग जैव विविधता की सुरक्षा हेतु संरक्षित संरक्षित क्षेत्र जो है भारत में कितने संरक्षित क्षेत्र हैं और जैव विविधता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन सारे पॉइंट सारे टॉपिक्स को जो भी जैव विविधता से रिलेटेड है उन सबको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं तो इधर उधर ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी की जाए। तो मेरे साथ बने रहिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैव विविधता की सुरक्षा हेतु संरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें तो पहले जैव विविधता क्या है इसे देखते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां मनुष्यों का आधिपत्य अथवा संसाधनों का दोहन सीमित रूप में हो उसे संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। और विश्व के कुल भूभाग के मात्र 2.4% भाग में भारत विश्व की 17.7% जनसंख्या, मतलब भारत विश्व की जो कुल भूभाग है उसका केवल भारत के पास 2.4% है। और इसमें भी भारत की जनसंख्या कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या के 17.7% जनसंख्या निवास करती है। और पशुओं की बात करें तो यह 18% है। ठीक है। और इसी के साथ यह वैश्विक जैव विविधता का 8% यहाँ पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में वैश्विक जैव विविधता का 8% पाया जाता है। और नेक्स्ट देखा जाए कि जैव विविधता के संरक्षण क्यों आवश्यक है तो इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए जैव विविधता जो परितंत्र के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक होता है। स्वस्थ परितंत्र हमें बदले में खाद्य सामग्री, विनियमन, संस्कृति तथा अन्य सहायक सेवाएं जो होती हैं वो प्रदान करती हैं। और बृहद जैव विविधता बृहद स्थायित्व को निर्धारित करती हैं। जैव विविधता अगर है तो पर्यावरण में स्थायित्व बना रहेगा और पर्यावरण में स्थायित्व बना रहेगा तो वो सुचारू रूप से अपने प्राकृतिक जो नियम है उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। जैव विविधता की हानि से विश्व स्तर पर अभूतपूर्व हानि होती है, चाहे वो प्रजातियों की हानि हो या पादपों की हानि हो। और अंततः इसका जो हर्जाना भरना पड़ता है वो मनुष्य को भरना पड़ता है। इसलिए भी जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2022 के अनुसार वन्य जीवों की संख्या में 68% की कमी देखी गई है। यह किसकी रिपोर्ट है? WWF की रिपोर्ट है जो 2020 में आई थी। इसके अकॉर्डिंग विश्व के वन्य जीवों की संख्या में 68% की कमी दर्ज की गई है। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवित जीव आपसी सहसंबंधों के साथ एक जटिल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिसे हम परितंत्र कहते हैं। ठीक। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य सामग्री, नियामकीय सेवाएं और सांस्कृतिक सेवाएं, ऐसे उत्पाद जो हमें परितंत्र से प्राप्त होते हैं इन्हें हम खाद्य सामग्री कहते हैं। और नियामकीय सेवाएं क्या हैं? परितंत्र की प्रक्रिया के नियम से प्राप्त होने वाले लाभ जो हैं नियामकीय सेवाएं हैं। और परितंत्र से प्राप्त अभौतिक लाभ जो हैं वो हैं सांस्कृतिक लाभ। और इन तीनों के अंतर्गत क्या क्या आता है अगर उसकी हम बात करें? खाद्य सामग्री के अंतर्गत जैसे भोजन, रेशे, आभूषण, औषधि, जैव ईंधन, मीठा जल और जननी के जो संसाधन हैं वह सभी खाद्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और नियामकीय सेवाओं के अंतर्गत जैसे जलवायु का नियमन करना, बाढ़ की रोकथाम, कटाव का नियंत्रण, कीटों पर नियंत्रण, परागण और निषेचन, बीजों का बिखराव या उनका जो बिखरना है, रोगों पर नियंत्रण, ये सभी नियामकीय के अंतर्गत आते हैं। और सांस्कृतिक सेवाओं के अंतर्गत जैसे शैक्षिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, स्थान का महत्व हो गया, संज्ञानात्मक विकास, तनाव से राहत और बागवानी, ये सभी सांस्कृतिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये जैव विविधता के संरक्षण के कुछ उपाय हैं। अगर हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के कार्य की बात करें तो इसके कार्यों को 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है: संरक्षण से संबंधित, विकास से संबंधित और शोध एवं मॉनिटरिंग से संबंधित। अगर हम विकास की बात करें तो सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास का उन्नयन। और संरक्षण की बात करें तो परितंत्रों, जातियों एवं आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत इसके जो कार्य हैं। दूसरा है संसाधनों के पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहन देना, ये भी संरक्षण के अंतर्गत ही आता है। शोध एवं मॉनिटरिंग के अंतर्गत आ जाएगा वैज्ञानिक शोध, बोधन, शिक्षा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित सूचना को एकत्र करना और अगर वो सकारात्मक नहीं है और उसमें कोई कमी है तो उसे सुधार करना। यह आपके शोध एवं मॉनिटरिंग के अंतर्गत आएंगे।
सहायक सेवाओं के अंतर्गत आ जाएगा ऐसी सेवाएं जो परितंत्र की अन्य सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे जैव विविधता हो गया, पोषक पुनर्चक्रण हो गया, प्राथमिक उत्पादकता को बनाए रखना, ये सभी जो है सहायक सेवाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। भारत के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। अगर भारत की हम बात करें तो इसमें वन्यजीव अभयारण्य आएंगे, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, संरक्षण आगार, समुदाय आगार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र आ जाएंगे और पवित्र उपवन। यह भारत के संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत के संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जो है क्या क्या आते हैं, तो याद रखिएगा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण आगार, समुदाय आगार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन, यह संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें लगता है कि कुछ क्षेत्र समुचित पारिस्थितिकी, भौगोलिक और प्राकृतिक महत्व के हैं, तो वह उन निश्चित क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकता है। और यह अधिकार किसको दिया गया है? राज्य सरकारों को दिया गया है। और यह किसी संरक्षित वन अथवा प्रादेशिक जल के क्षेत्र के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ लगता है कि यह इम्पोर्टेंट है, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से, भौगोलिक प्राकृतिक दृष्टि से, तो उसे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार जो है उन्हें घोषित कर सकता है क्या? वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत में 566 वन्यजीव अभयारण्य हैं। यह नवीनतम डाटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो उसे अपडेट कर दिया जाएगा एग्जाम के पहले। यह भारत के कुल भूभाग के 3.73% भाग पर स्थापित हैं। भारत की जो 566 वन्यजीव अभयारण्य हैं वह भारत के कुल भूभाग के 3.73% भाग पर आच्छादित हैं। और इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव डाटाबेस दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग जो है या डेटा जो है प्रदान किया गया है। अन्य की बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, राष्ट्रीय उद्यान में उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जो समुचित पारिस्थितिकी, भू आकृति आदि की दृष्टि से प्राकृतिक महत्व के हों। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकारें राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करती है। राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करने का अधिकार भी किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को प्राप्त है। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यह भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के कुल भूभाग के 1.35% भाग पर स्थापित है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के 1.35% भाग पर स्थापित हैं। ठीक, और यह भी डेटा जो है दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग है। इसके मापदंडों की अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, इनके मापदंड क्या हैं, क्राइटेरिया या पैरामीटर क्या है? तो संरक्षण का जो स्तर है वह राष्ट्रीय उद्यान में अत्यधिक संरक्षित सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य में राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में जो संरक्षण है वह कम होता है। इस संविधि क्या है कि मतलब किसके अंतर्गत, किसके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की जाती है? तो इन दोनों की घोषणा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इन दोनों की घोषणा की जाती है। पशुओं को चराना, शिकार करना, वानिकी जैसी गतिविधियों तथा वन्य जीवों का अतिक्रमण, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंधित होता है और वन्यजीव अभयारण्य में इसकी अनुमति होती है। किसी विशेष प्रजाति के लिए स्थापित यह नई विशिष्ट आवास का संरक्षण करता है। ठीक है, मतलब विशिष्ट आवास का संरक्षण करता है कौन? राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव अभयारण्य यह विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण करता है। ठीक है, यहाँ देखिए यह इंपॉर्टेंट है। यह जो है राष्ट्रीय उद्यान में विशिष्ट आवास का संरक्षण किया जाता है और वन्यजीव अभयारण्य में विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। IUCN के तहत संरक्षित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत श्रेणी सेकेंड जो है वो आता है। ठीक है, श्रेणी सेकेंड जो है वह राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, कैटेगरी सेकेंड। और वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत कैटेगरी 4 या श्रेणी 4 जो है वह वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। अगर हम संरक्षण के स्तर में अंतर की बात करें तो वन्यजीव, देखिए WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों के मध्य संरक्षण के स्तर में अंतर स्पष्ट नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में संरक्षण में अंतर नहीं स्पष्ट किया गया है। इसके बारे में अगर अन्य हम पॉइंट देखें तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसी आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य घोषित कर सकती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों को पूर्ण अधिकार होता है कि वह किसी भी क्षेत्र जो पर्याप्त पारिस्थितिकी,
भूवैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व का हो उसे अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करें। किंतु इसमें ये भी कहा गया है कि किसी वन क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने, संरक्षण से हटाने अथवा गतिविधियों के लिए किराए पर देने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। घोषणा करने की जो अनुमति है या जो अधिकार है वह राज्य सरकारों के पास है कि वह जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान या फिर से वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा कर सकती है। लेकिन वहाँ पे किसी एक्टिविटी को बढ़ाने, जैसे वहाँ से जो संरक्षित क्षेत्र हटाने, यहाँ पे मानवीय गतिविधियों को बढ़ाना अगर है तो इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। राज्य सरकार यह स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन की स्थापना की अगर हम बात करें, आईयूसीएन की इसमें क्या भूमिका होती है, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है। प्रकृति तथा जैव विविधता की सुरक्षा के लिए प्रथम जो वैश्विक पर्यावरण संघ है यह आईयूसीएन है और यह संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए आईयूसीएन द्वारा लाल सूची जारी की जाती है। और यह कब से जारी की जा रही है? 1964 से जो है रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जा रहा है आईयूसीएन द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापना इसका हुआ था 1948 में, लेकिन रेड डाटा बुक जो प्रकाशित किया जा रहा है वह 1964 से किया जा रहा है। संरक्षण के लिए वैश्विक रणनीति, इसमें यूएनईपी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ मिल करके यह आईयूसीएन जो है संरक्षण के लिए वैश्विक रणनीति तैयार करती है। किसके साथ मिलकर के? यूएनईपी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ मिलकर के। प्रकृति की देखभाल के लिए 3 रियो सम्मेलन अब तक हुए हैं, सीबीडी, यूएनसीसीडी और यूएनएफसीसीसी। इन तीनों के निर्माण की दिशा में जो है दिशा प्रदान करता है, निर्माण को दिशा प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो है इनकी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है निर्णय लेता है, ठीक है। कौन कौन है? एक सीबीडी है, यूएनसीसीडी है और यूएनएफसीसीसी है। देखिए अन्य की अगर हम बात करें, अन्य जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि जीवों एवं वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां आवासों के नष्ट होने के कारण संकटग्रस्त हो गई हैं। इसीलिए आनुवांशिक प्रजाति एवं सामुदायिक स्तर पर अब प्रजातियों का संरक्षण किया जाना अनिवार्य है। जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयास को 1992 में किया गया था। जैव विविधता सम्मेलन जो हुआ था सीबीडी रियो डी जेनेरियो में, यहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसे अंगीकृत किए गए थे। महत्वपूर्ण समझौता है, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया, यह एक महत्वपूर्ण समझौता है। जैव विविधता संरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है? पहला एक है स्वस्थानिक संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है बाह्य स्थानिक संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। 2 रूपों में है, 2 तरीकों से कंजर्वेशन किया जाता है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। पहला स्वस्थानिक, दूसरा बाह्य स्थानिक। स्वस्थानिक के अंतर्गत जीव जंतुओं और वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है और इसके अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जो आरक्षित जैवमंडल रिजर्व हैं उनको बनाया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है। दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक निम्नलिखित जो है तरीकों के माध्यम से जो है संरक्षण किया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए संस्थागत ढांचे क्या हैं? राज्य सरकारों के संस्थानों की अगर हम बात करें तो राज्य सरकारों के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वन क्षेत्रों तथा वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों के प्रभारी होते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से संबंधित एक प्रमुख सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और वन क्षेत्र का जो प्रशासन है एवं प्रबंधन, वन क्षेत्रों में विधियों का प्रवर्तन राज्य वन विभाग द्वारा किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। वन क्षेत्रों का प्रशासन, प्रबंधन और वन क्षेत्रों में विधियों का जो प्रवर्तन है वह राज्य वन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आईयूसीएन द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग किया जाता है। मुख्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है। वह वन विभाग के वन्यजीव खंड का प्रमुख होता है। वह निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने अथवा निवास करने की अनुमति दे सकता है। वन्यजीवों का अनुसंधान अथवा अध्ययन करने की इजाज़त होती है। फोटोग्राफी की, वैज्ञानिक रिसर्च की, पर्यटन की, वैध व्यवसाय का आदान प्रदान, संरक्षित क्षेत्रों में निवास करना, यह जो है इसकी अनुमति मिलती है, वो भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति किसी ऐसे व्यक्ति को ही प्राप्त होती है जो
निम्नलिखित क्राइटेरिया पूरी करता है। सेवारत लोक सेवा हो, मतलब कार्यरत लोक सेवा अधिकारी हो, या फिर से ऐसा व्यक्ति जिसे मुख्य वन्यजीव संरक्षण अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के भीतर निवास करने की अनुमति दी गई हो, या फिर से ऐसा व्यक्ति जिसकी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के भीतर कोई अचल संपत्ति हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय उद्यान या फिर से वन्यजीव अभयारण्य से सार्वजनिक राजमार्ग द्वारा गुजर रहा हो, या फिर से यदि अनुमति पत्र देने वाले मुख्य वन्यजीव संरक्षक के पास संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रण एवं प्रबंधन की प्राधिकृत शक्ति होनी चाहिए, या फिर से मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी लोगों को वन्यजीवों पर अनुसंधान, फोटोग्राफी, पर्यटन, इन सब से संबंधित उचित उद्देश्यों के लिए अनुमति पत्र दे सकता है। ठीक है। तो राज्य स्तर पर राज्य वन्यजीव बोर्ड की अगर हम बात करें तो यह राज्य सरकारों को संरक्षित क्षेत्रों के चयन, प्रबंधन और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देता है, और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, और उपाध्यक्ष राज्य के वन मंत्री होते हैं। ठीक है। राज्य स्तर पर जो राज्य वन्यजीव बोर्ड है इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और राज्य के जो वन मंत्री होते हैं वह इसके उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका गठन किया गया था, और यह एक सांविधिक निकाय है। नेशनल बोर्ड ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है यह एक सांविधिक निकाय है, और इसका गठन जो किया गया था वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अकॉर्डिंग किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इसकी भूमिका सलाहकारी प्रकृति की है। यह एक सलाहकारी संस्था है। देखिए, वन्यजीवों से संबंधित सभी मुद्दों के पुनः निरीक्षण तथा अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों में किसी परियोजना को मंजूरी देने के लिए शीर्ष निकाय है यह, और यह स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा की जाती है। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा पर ही किया जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की संरचना के तहत इसके तहत 47 सदस्य पीएम सहित नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वह 47 होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके संरक्षण की अगर हम बात करें तो जिसे दो भागों में बांटा गया, एक संरक्षण आगार है और एक समुदाय आगार है। तो यह क्या क्या है? संरक्षण आगार और समुदाय आगार के सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा अन्य संरक्षित वनों के मध्य बफर, संयोजन तथा प्रवसन मार्ग की तरह स्थापित किए जाते हैं। वन्यजीव अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधन द्वारा समुदाय आगार और संरक्षण आगार को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है। संरक्षण आगार और समुदाय आगार का जो कॉन्सेप्ट है वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था। अगर हम संरक्षण आगार की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य से जुड़ा हुआ ऐसा क्षेत्र जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता हो अथा और उसके साथ साथ भू परिदृश्य, समुद्री क्षेत्रों और वनस्पतियों एवं जंतुओं के आवास की सुरक्षा के लिए रिजर्व घोषित कर दिया गया हो, इसे संरक्षित आगार घोषित किया जाता है। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के निकट तिरुपड़ीमारुथूर संरक्षित आरक्षित क्षेत्र को 2005 में प्रथम संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि पहला जो संरक्षित आगार है वह कहाँ घोषित किया गया था? तो तमिलनाडु में घोषित किया गया था। सॉरी, तमिलनाडु का जो तिरुनेलवेली जिला है इसके निकट तिरुपड़ीमारुथूर संरक्षित आरक्षित क्षेत्र है, जिसको 2005 में पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। और ऐसे क्षेत्र निर्जन, गैर आवधिक होते हैं, किंतु जीवन निर्वाह गतिविधियों के लिए समुदायों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ स्थानीय समुदायों को बिना प्रभावित किए सीमित गतिविधियाँ अनुमति होती, मतलब बिना वनों को बिना कोई हानि पहुँचाए वहाँ पे जाने की अनुमति होती है, लेकिन सीमित अनुमति होती है। और इस क्षेत्र का प्रबंधन, संरक्षण जो है वह रिजर्व प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। समुदाय आगार की अगर हम बात करें, यह सामुदायिक निजी भूमि होती है जो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व संरक्षण रिजर्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसको समुदाय के सदस्य वनस्पति एवं जंतुओं की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। और हाल ही में बिहार के कटिहार जिले की एक गोखू झील है, गोगाबिल, इसको राज्य का पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब बिहार का पहला जो सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र है वो गोगाबिल है, और इसका उद्देश्य है परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना। इसके साथ साथ भूमि का यह भाग समुदाय द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इसे वैधानिकता प्रदान करती हैं। ठीक है। यह जो है समुदाय आगार और संरक्षित आगार के मध्य जो है अंतर है। नेक्स्ट देखिए, तिल्लारी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, डोडा मार्ग वन क्षेत्र।
यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा के समीप स्थित है और यह गोवा की महादेई अभयारण्य, कर्नाटक के भीमगढ़ अभयारण्य को जोड़ता है और यह पश्चिमी घाट का 13वां आरक्षित क्षेत्र है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र की बात करें, आयुसीएन के अनुसार समुद्री क्षेत्र के जलभराव क्षेत्र के साथ वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के वे क्षेत्र हैं जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के होते हैं। उन्हें पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमबद्ध करने के लिए प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाता है और संरक्षित क्षेत्र देश के कुल भूभाग के 4.4% भाग को कवर करते हैं। भारत का जितना भूभाग है उसके 4.4% भाग पर संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार है। वे इन क्षेत्रों में मानव जनित गतिविधियों और संसाधनों के दोहन को सीमित करते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य होता है प्राकृतिक समुद्री परितंत्र को उसकी मूल्य स्थिति में ही संरक्षित करना। समुद्री तटीय क्षेत्र जल पर्यटन के लिए विशेष महत्व रखता है और भारत में समुद्री उत्पादकता मुख्यतः कोरल रीफ, लैगून, समुद्री घास, मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में समुद्री जीवों और मछलियों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, और इसे भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो समुद्री तटीय क्षेत्र है या समुद्री जो संरक्षित क्षेत्र है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया जाता है और इन स्थानों को इनके प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक समुद्री संसाधनों के लिए स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैव विविधता का जो लक्ष्य 2 है, आईची लक्ष्य, जैव विविधता लक्ष्य 11 को प्राप्त करने के लिए वन्य जीव संस्थान भारत, देहरादून द्वारा भारत में 106 तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की गई है और महत्वपूर्ण तटीय तथा समुद्री क्षेत्रों के रूप में इसे प्राथमिकता दी गई है। टोटल कितनी की पहचान की गई है? 106 की पहचान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणियां कितनी हैं? भारत में समुद्री क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत ऐसे राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य आते हैं। देखिए, श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत ऐसे राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य को शामिल किया जाता है जिनका पूर्ण क्षेत्र उपज्वारीय, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, इनका पूर्ण क्षेत्र जो है उपज्वारीय, अंतर्ज्वारीय, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, क्रिक्स, समुद्री घास, शैवाल घास, ज्वार नदमुख तथा लैगून के अंतर्गत आते हैं। उन्हें श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत रखा जाता है। और श्रेणी सेकेंड के अंतर्गत ऐसे द्वीप आते हैं जिनका एक बड़ा भाग समुद्री परितंत्र तथा कुछ भाग स्थलीय परितंत्र को समाहित करते हों, वह सेकेंड के अंतर्गत आएंगे। और श्रेणी 3A के अंतर्गत वे आएंगे जिसमें जलीय भाग के रेतीले क्षेत्र को शामिल किया जाता है, न कि समुद्र को। मतलब इसमें समुद्र को शामिल नहीं किया जाता है। जलीय भाग का जो रेतीला क्षेत्र होता है, जो बीच होता है, सैंड बीच होता है, उनको शामिल किया जाता है श्रेणी 3A के अंतर्गत। ठीक है, और तटीय विनियामक क्षेत्रों की बात करें तो CRZ नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्मित किए गए हैं। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है CRZ, इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्मित किया गया है और सर्वप्रथम 1991 में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, 1991 में सर्वप्रथम इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी और तब से लगभग 34 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। समुद्री लहरों के सक्रिय क्षेत्र में जनसंख्या तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को विनियमित करना 1991 में 1991 में जो अधिसूचना प्रस्तुत की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य है। CRZ अधिसूचना 2018 डॉक्टर शैलेश नायक कमेटी द्वारा गठित की गई थी। जो सिफारिश उसके अकॉर्डिंग जो है यह बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। CRZ अधिसूचना 2018 जो है यह डॉक्टर शैलेश नायक कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। ठीक है, तटीय विनियामक क्षेत्रों की 4 श्रेणियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? CRZ फर्स्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट के अंतर्गत इसमें निम्न ज्वार और उच्च ज्वार रेखा के मध्य, मतलब लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन जो होता है, इसके मध्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, साल्ट मार्शल, कछुआ प्रजनन मैदान, पक्षी प्रजनन मैदान, घास मैदान, बालू की टोली जो होती है, और NP समुद्री उद्यान हो गए, WS मतलब जो वर्ल्ड वाइल्ड कंजर्वेशन है, ये सब जो है आपके CRZ फर्स्ट मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। और कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकेंड के अंतर्गत यह क्षेत्र के किनारे विकसित हुआ है और म्यूनिसिपल सीमा तक यह फैला हुआ है। 3 के अंतर्गत आएंगे CRZ फर्स्ट और CRZ सेकेंड के बाहर के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र होते हैं उसे जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है।
और CRZ-4 यह जलीय क्षेत्र में क्षेत्रीय सीमा तक फैला हुआ है और इस क्षेत्र में मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की अनुमति होती है। ठीक है। CRZ अधिसूचना 2019 की मुख्य विशेषता क्या है? 2019 में जो आया था, इसकी मुख्य विशेषता क्या है वो देख लीजिए। 2011 की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए तटीय विनियामक जोन अधिसूचना 2019 को जारी किया गया था, जिसमें 2014 में गठित शैलेश नायक समिति की अधिकांश अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया था। यह कमेटी का गठन कब किया गया था? CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन पर सुझाव देने के लिए 2014 में इसका गठन किया गया था और 2018 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी शैलेश नायक समिति ने। और इसके अकॉर्डिंग जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन में बहुत सी बदलाव किए गए हैं और इनकी बहुत सी अनुशंसाओं को मान लिया गया है। इसमें क्या है? CRZ क्षेत्रों में वर्तमान मानकों के अनुसार फ्लोर स्पेस इंडेक्स अथवा फर्श क्षेत्र अनुपात को अनुमति प्राप्त होती है और यह बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार इन क्षेत्रों के पुनर्विकास को सुनिश्चित करता है। CRZ थर्ड ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत दो भिन्न श्रेणियों को शामिल किया गया है। CRZ थर्ड ए 2011 की जनगणना के अनुसार यह प्रति वर्ग किलोमीटर 2161 की जनसंख्या घनत्व के साथ घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं और इस तरह के क्षेत्रों में उच्च ज्वार रेखा हाई टाइड लाइन 50 मीटर से उच्च ज्वार रेखा 200 मीटर तक कोई विकास जोन नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब यह देखिए कितना, जहाँ पे आबादी जो है 2161 वर्ग किलोमीटर प्रति जनसंख्या जहाँ पे है, वहाँ पे उस क्षेत्र में उच्च रेखा से मतलब उच्च जो ज्वार रेखा है वहाँ से लेकर के 50 मीटर से उच्च ज्वार रेखा मतलब 200 मीटर तक, मतलब 50 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CRZ थर्ड की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह 2161 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों में, इस तरह के क्षेत्रों में भविष्य में हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक कोई विकास जोन नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात करें, पर्यावरण से जुड़ी अस्थायी सुविधाओं जैसे शौचालय, कपड़ा बदलने के कमरे, पेयजल सुविधाओं इत्यादि की अनुमति CRZ थर्ड क्षेत्रों के विकास जोन में भी दी गई है और हाई टाइड लाइन से 10 मीटर की न्यूनतम दूरी को बरकरार रखना होगा। ठीक है, इसकी स्थापना करने के लिए जो हाई टाइड लाइन की न्यूनतम दूरी है 10 मीटर उसको बनाए रखना होगा। CRZ सेकेंड और CRZ थर्ड में स्थित परियोजनाओं के लिए अनुमति राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है और सभी द्वीपों समूहों के लिए 20 मीटर तक का क्षेत्र NDZ निर्दिष्ट किया गया है और इसमें मुख्य भूमि तट के निकट स्थित द्वीप और मुख्य भूमि पर अवस्थित सभी पश्च जलीय द्वीप इसके अंतर्गत शामिल होंगे। पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील सभी क्षेत्र को विशेष अहमियत दी जाएगी और इसके साथ साथ जो है प्रदूषण में कमी लाने पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। भारत के पवित्र उपवन की अगर हम बात करें तो पवित्र उपवन वनों अथवा प्राकृतिक वनस्पति के खंड होते हैं जो सामान्यतः किसी स्थानीय देवता को समर्पित होते हैं और यह कुछ वृक्षों के समूह से लेकर के कई एकड़ में फैले हुए होते हैं और इनका संरक्षण स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पवित्र उपवन का जो अधिसूचना है वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के अकॉर्डिंग किया जाता है और पवित्रता का स्तर एक उपवन से दूसरे उपवन में भिन्न होता है। लोग विश्वास करते हैं कि यदि पवित्र उपवन क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न हुई तो स्थानीय देवता रुष्ट हो सकते हैं और प्राकृतिक आपदाएं, फसलों के रोग आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत की गारो और खासी जनजातियों के पवित्र उपवन में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। पवित्र उपवनों के स्थानीय नाम कुछ देख लीजिए, जैसे मलयालम में पवित्र उपवन को कावू कहा जाता है, तमिल में इसे कोविल काडू और शोला कहा जाता है, राजस्थान में पवित्र उपवन को ओरौस और जोगमाया कहा जाता है, कर्नाटक में पवित्र उपवन को देवरकूड कहा जाता है और मध्य प्रदेश में पवित्र उपवन को शेरनाज कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, पवित्र उपवन के अगर हम प्रकार की बात करें, ऐसे उपवन जहाँ गाँव के लोग भगवान का वास मानकर प्रतीकों के रूप में उनकी पूजा करते हैं उसे हम परंपरागत पवित्र उपवन कहते हैं। मंदिर उपवन के अंतर्गत मंदिर के चारों ओर उपवन बनाए जाते हैं और उनका संरक्षण किया जाता है। कब्रगाह अथवा शमशान घाट के चारों ओर स्थित उपवन तो यह जो है आते हैं। ठीक है, इनका पारिस्थितिक महत्व देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, परंपरागत आस्था श्रद्धा में कमी आने लगी। पवित्र उपवन का खतरा क्या है? इससे परंपरागत आस्था और श्रद्धा में कमी आने लगी, जिससे जैव विविधता का संरक्षण कम हो रहा है। जलधारी संस्तर का पुनर्भरण, तेजी से बाढ़, शहरीकरण और विकास परियोजनाओं के कारण, वनस्पति आवरण द्वारा मृदा संरक्षण, सांस्कृतिकरण या जो
औद्योगिकरण है उसके कारण, आक्रामक विदेशी प्रजातियों जैसे लैंटाना कैमारा यह एक प्रजाति है, और प्रोसोपिस जुल्फोरा पशुधन और ईंधन का संग्रहण बढ़ने से, ठीक है, तो इनका जो है इनके ऊपर जो है खतरा उत्पन्न हुआ है। बीज बैंक की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत कृषि के महत्वपूर्ण प्रजातियों और अन्य बीजों का संरक्षण किया जाता है। जीन बैंक के अंतर्गत पादप एवं जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के आनुवांशिक पदार्थों का संग्रहण और संरक्षण किया जाता है। जीन पूल एक निश्चित समय से में समष्टि के कुल आनुवांशिक पदार्थों का योग होता है। राष्ट्रीय जैवमंडल आगार कार्यक्रम, स्थानीय साथियों आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, अभी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब इसमें टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें टोटल जो है आपके सिलेबस में पर्यावरण पारिस्थितिकी के ही सिलेबस शामिल किए गए हैं, बस नाम दे दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना सब कुछ आएगा यह किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिए, आपके सारे जो करंट से रिलेटेड हैं या फिर से जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप बस बने रहिए, धैर्य से जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय जैवमंडल आगार कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो स्थानीय वासियों के सहयोग द्वारा उनके जीवन स्तर को प्रभावित किए बिना परितंत्र के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में इसे लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय जैवमंडल आगार कार्यक्रम को 1986 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें प्राथमिक मापदंड, जैवमंडल क्षेत्र के मापदंड जो हैं दो प्रकार के हैं, एक प्राथमिक मापदंड और एक द्वितीयक मापदंड। संरक्षक प्राथमिक मापदंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे संरक्षक और अपेक्षाकृत कम बाधित क्रोड क्षेत्र होता है। यहाँ पे दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की उपस्थिति होती है द्वितीयक मापदंड में। प्राथमिक मापदंड, क्रोड क्षेत्र में पोषण के सभी स्तरों पर प्रजातियों के सतत विकास की क्षमता होती है, और द्वितीय वाले में मृदा की विविधता, सूक्ष्म पर्यावरणीय दशाओं और स्थानीय प्रजातियों की विविधता की उपस्थिति होती है। प्राथमिक में जैव विविधता संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी अनिवार्य होती है, और द्वितीय मापदंड में पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर परंपरागत अनुसूचित जातियों, जनजातियों या गांव के लोगों को संरक्षण की क्षमता होती है, ठीक है। तो यह जो है कुछ निर्धारक तत्व हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं, यह देख लीजिए। भारत का उच्चतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यह शांत मरुस्थल कहाँ पे है, आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दिहांग दिबांग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, डिब्रू साइखोवा असम में है, मानस असम में है, मेघालय में नोकरेक है, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है, पन्ना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण, ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अचान कमार अमरकंटक ये कहाँ पे है, देख लीजिए, यह अचान कमार अमरकंटक जो है यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर है, ठीक है। और अगर बात करें नीलगिरी, यह आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मतलब जंक्शन पर स्थित है, और भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी ही है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेषांचलम जो आंध्र प्रदेश में है, मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, अगस्त्य मलाई केरल में, तो यह जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह जो है यूनेस्को की मानव व जैव विविधता कार्यक्रम में भारत में शामिल स्थल जो है यह मैप के अंतर्गत ठीक है। भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए 1986 में घोषित किया गया था नीलगिरी, जिसके अंतर्गत वायनाड, नागरहोल, बादीपुर, मुदुमलाई, साइलेंट वैली और सिरुवाली हिल्स के भाग इसके अंतर्गत आते हैं, और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार है। दूसरा है नंदा देवी, जिसे 1988 में स्थापित किया गया था, यह चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में है और उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में ही नोकरेक का स्थापना किया गया था, गारो हिल्स पर है, मेघालय में। 1989 में मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 1989 में सुंदरबन यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और 1989 में ही मानस का स्थापना किया गया था, यह असम में स्थित है, जिसके अंतर्गत कोकरझार, बोगाईगांव, वारपेट, नालबाड़ी, कामरूप और दरांग जिले के भाग जो इसमें शामिल हैं। ग्रेट निकोबार की स्थापना 1989 में की गई थी, अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल की स्थापना 1994 में की गई थी और यह उड़ीसा में स्थित है। डिब्रू साइखोवा की 97 में, यह असम में स्थित है। दिहांग दिबांग की स्थापना 1999 में की गई थी और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी की स्थापना भी 1999 में हुई थी और यह मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, यह सिक्किम में स्थित है। अगस्त्य मलाई की स्थापना 2001 में हुई थी और यह तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अचान कमार अमरकंटक 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। कच्छ का रण, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी
और यह गुजरात में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट या जिसे शीत मरुस्थल कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और यह हिमाचल प्रदेश में है। शेषांचलम पहाड़ी 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, आंध्र प्रदेश में है। पन्ना की स्थापना 2011 में हुई थी और यह मध्य प्रदेश में है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वो कच्छ का रण है और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है। ठीक है, यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। देखिए, भारत में कुल 18 जैवमंडल आगार हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम अर्थात मैब प्रोग्राम के अंतर्गत जैवमंडल आगार के वैश्विक नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया। कितने? 12। टोटल 18 हैं, जिसमें से 12 जो है यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। और सबसे बड़ा जैवमंडल आगार जो है वो मन्नार की खाड़ी है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और सबसे नया जैवमंडल आगार कौन सा है? पन्ना, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी और स्थापित 2020 में यूनेस्को के कार्यक्रम मैप द्वारा विश्व जैवमंडल आगार का दर्जा दिया गया। किसे? यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पन्ना जैवमंडल आगार को 2020 में यूनेस्को के कार्यक्रम मैप द्वारा इसे विश्व जैवमंडल आगार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैश्विक प्रयास की बात करें तो मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम मैप 1971 में यूनेस्को के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया। तो यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना या प्रस्तुत करना। यह जैव विविधता के हानि से होने वाले पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक आयामों को लक्षित करता है। यह मानवीय जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा प्रकृति एवं पर्यावरण परितंत्र को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है। जैवमंडल आगार की अगर हम बात करें, जैवमंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था। 1975 के यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत जैवमंडल आगार की अवधारणा का विकास किया गया था। जैवमंडल आगार विधिक रूप से संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां मानव और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकताओं का आदर करते हैं और उनकी पूर्ति करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और ये सतत विकास की शिक्षा हेतु वास्तविक क्षेत्र हैं। ठीक, जैवमंडल आगार क्षेत्र का नामकरण तथा स्थापना संबंधित देश द्वारा की जाती है और यूनेस्को द्वारा एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत उसे मान्यता प्रदान की जाती है। जैवमंडल आगार कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो जैव विविधता तथा परितंत्र का संरक्षण करना, ऐसे आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना जो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण के रूप में धारणीय हो, लॉजिस्टिक सहयोग, अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा, प्रशिक्षण, इन सब के माध्यम से विकास को सुरक्षित करना। उपरोक्त 3 अवधारणा कार्यों के अनुसार जैवमंडल आगार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैवमंडल आगार की संरचना विभाजन, पहले भाग में आता है क्रोड क्षेत्र। क्रोड क्षेत्र जैवमंडल का सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होता है और यह सामान्यतः ऐसी सार्वजनिक भूमि होती है जिसकी विधि की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे पूर्व में नामित राष्ट्रीय उद्यान, वन क्षेत्र अथवा वन्य जीव शरण स्थली। क्रोड क्षेत्र निजी स्वामित्व अथवा गैर सरकारी संगठन एनजीओ के स्वामित्व वाला हो सकता है। ठीक है, कोर क्षेत्र की बात की जा रही है। दूसरा होता है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र रोड के चारों ओर का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, पर्यटन, अनुसंधान, शोध, मनोरंजन आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। जैवमंडल आगार में बफर क्षेत्र ऐसे भाग होते हैं जहाँ मानव उपभोग संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम गहन होता है और इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। तीसरा है संक्रमण मंडल या जिसे ट्रांजिशन एरिया कहा जाता है। यह जैवमंडल आगार का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहाँ स्थानीय समुदाय द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी रूप से धारणीय आर्थिक मानवीय गतिविधियों को संचालित किया जाता है। देखिए, यह क्रोड क्षेत्र है सबसे आंतरिक वाला। दूसरा जो है वो है आपका बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, पर्यटन की एक्टिविटी की अनुमति होती है। तीसरा संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पे मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं। जैवमंडल आगार और वैश्विक नेटवर्क की बात करें तो यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत जैवमंडल आगार का वैश्विक नेटवर्क विश्व के जैवमंडल आगार को एक गतिशीलता प्रदान करता है, सतत विकास के लिए मानव और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण एवं एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट पृथ्वी के केवल 2.3 भाग पर स्थित हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है यह पृथ्वी के कुल भूभाग के केवल 2.3% भाग पर स्थित है और यह पृथ्वी पर जैविक रूप से सर्वाधिक समृद्ध किंतु संकटग्रस्त क्षेत्र में इन्हें शामिल किया गया है। तप्त स्थल या हॉटस्पॉट की संकल्पना सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने की थी। 1988 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 ईस्वी में। कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने मायर्स की तटस्थता अर्थात हॉटस्पॉट की संकल्पना को अपना करके 1989 में इसका संस्थागत ढांचा तैयार किया और हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने के लिए कुछ मापदंडों को निर्धारित किया था।
देखिए 1500 से अधिक स्थानीय स्तंभनीय पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए किसी प्रजाति स्थानीय के अर्थात स्पेशल जो इंडेमिक होते हैं, स्पेसी जो इंडेमिक मतलब जो स्थानीय होते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि इस किसी भी क्षेत्र में कम से कम 1500 से अधिक स्थानीय स्तंभनीय पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए जो पृथ्वी पर अन्य कहीं नहीं पाई जाती हैं। यह इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियाँ होनी चाहिए जो उसकी तुलना में, उस जगह की तुलना में और कहीं उतनी मात्रा में न पाई जाती हों। और संकट का स्तर क्या होता है कि 70% से अधिक प्राथमिक स्थानीय जो वनस्पतियां हैं वह नष्ट हो चुकी हों। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करने का यह जो क्राइटेरिया है। ठीक है, पहला ये कि उस क्षेत्र में स्थानीय समुदायों प्रजातियों की जो संख्या है वो 1500 से अधिक होनी चाहिए और उनकी जो जनसंख्या है उसमें 70% से अधिक वनस्पति जो है वो नष्ट हो चुकी हो। ऐसे अगर क्षेत्र हैं तो उन्हें हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। और 8 जो है अत्यधिक हॉट स्पॉट कौन से हैं? एक मेडागास्कर है, फिलीपींस है, सुंडालैंड है ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र, कैरिबियन, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट भारत का और श्रीलंका, तंजानिया, केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्ग क्षेत्र। यह दुनिया के 8 सबसे अधिक संवेदनशील हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, और सर्वाधिक तप्त स्थलों की पहचान के लिए मुख्य कारक क्या है? स्थानीय वनस्पतियाँ होनी चाहिए, स्थानीय कशेरुकीय जीव, स्थानीय पौधे एवं क्षेत्रों का अनुपात होना चाहिए, स्थानीय कशेरुकी जीवों एवं क्षेत्रों का अनुपात जो है वह होना चाहिए। और यह कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर घोषित किया जाता है। भारतीय 4 जैव विविधता तप्त स्थल की बात करें, हिमालय। भारत में कितने जैव विविधता कितने हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में 4 हैं। पहला है हिमालय वाला क्षेत्र, भारतीय उपमहाद्वीप का संपूर्ण हिमालय क्षेत्र, इसमें पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार वाला क्षेत्र भी शामिल है। और यह भौगोलिक दृष्टि से नववलित ऊंचाई की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ सदाबहार वन अत्यधिक वर्षा के कारण पाए जाते हैं। यहाँ जीव जंतु, वृक्षों, वनस्पतियों की स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता होती है। ठीक है, जो भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, पहला हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत असम को छोड़ करके संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान द्वीप समूह, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इंडो बर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र अत्यधिक वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अदरक इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है, इंपॉर्टेंट है। अदरक जो है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है। सुंडालैंड की बात करें, तीसरा है, इसके अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सब शामिल हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुंडालैंड हॉट स्पॉट क्षेत्र को 2013 में विश्व आरक्षित जैवमंडल घोषित किया था। यह इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में इसे विश्व जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और इस क्षेत्र में प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियाँ वनस्पति पाई जाती हैं। चौथा है पश्चिमी घाट, इसके अंतर्गत समूचा जो संपूर्ण पश्चिमी घाट है उसको शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत श्रीलंका भी शामिल है। और भारत के पश्चिमी घाट में अधिकांश भाग पर्वतीय है, यहाँ वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं और यह जैव विविधता की प्रचुरता पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और विश्व धरोहर स्थल की बात करें, इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या वास करते हैं। श्रीलंका में सदाबहार वर्षा वन पाया जाता है और यहाँ कुछ विशेष प्रजातियाँ जैसे एशियाई हाथी, भारतीय बाघ, शेर की पूंछ वाला बंदर और बड़े आकार वाली गिलहरी पाई जाती है। विश्व धरोहर स्थल जो है पृथ्वी पर स्थित वे स्थल होते हैं जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य धारण करते हैं। 1000 से अधिक प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में स्थान दिया गया है। देखिए, यूनेस्को द्वारा पहली बार 1972 में विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। 1975 में कार्यान्वित हुई थी, जिसके अंतर्गत विश्व के धरोहर स्थलों को संरक्षण के लिए नियम निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो 1972 में सर्वप्रथम यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई थी और 1975 में इसे का कार्यान्वयन किया गया था। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान समय में कुल जो है 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। और मिश्रित कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके सिक्किम में है, यह मिश्रित है। प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? जो 7 प्राकृतिक हैं वो कौन कौन से हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपके राजस्थान में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य जो असम में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके उत्तराखंड में है, पश्चिमी घाट जो आपके पश्चिमी घाट तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र पूरा मतलब उसको कवर करता है, और 7वां महान हिमालय राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सभी प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपके सारे सिलेबस जो है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। जैव विविधता
कोल्ड स्पॉट क्या है? ऐसे स्थान जहाँ जैव विविधता कम होती है किंतु प्राकृतिक आवास की क्षरण की दर उच्च होती है, उन्हें जैव विविधता कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। यद्यपि यहाँ प्रजातियों की संख्या कम होती है किंतु संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की बात करें, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानदंडों के लिए सेंट का उपयोग करके की जाती है, जो पक्षी आबादी के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण होता है। और IBA क्षेत्रों की पहचान वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के तहत की जाती है। वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियों की नियमित उपस्थिति हो। ठीक है, इसके साथ साथ प्रतिबंधित श्रेणी की प्रजातियां क्षेत्र महत्वपूर्ण संख्या में मौजूद हों। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, यह संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, अनेक निवास स्थान और विश्व में जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रयासरत हैं। 120 संगठनों के साथ यह संरक्षण संगठनों की दुनिया की सबसे बड़ी भागीदारी संस्था है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, और यह पक्षियों के लिए आधिकारिक रेड लिस्ट जारी करती है। कौन? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पक्षियों के लिए रेड लिस्ट जारी किया जाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भारत में 476 IBAS की पहचान की है। ठीक है, और BNHS जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जिसे 1883 में स्थापित किया गया था, यह भारत के सबसे बड़े NGO में से एक है। ठीक है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वह एक NGO है, याद रखिएगा। ठीक है, गैर लाभकारी संस्था है जो संरक्षण के उपायों तथा जैव विविधता से संबंधित खोज से जुड़ी है। तो ये था आपका ये सिलेबस, जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है, उसको कवर किया गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और आप किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसको अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, आप बस मेरे साथ बने रहिए, और वन दरोगा के सारे सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा एकदम कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा, करेंट के साथ अपडेट करके उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बस बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।